नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो सेशन में। तो हम लोग टोटल 60 वीडियो बना चुके हैं। उसका प्लेलिस्ट भी अलग से बना दिया। टोटल BRSSC का जितना भी सेट हम लोग किए थे वो लगभग उसका वीडियो जो है 60 लगभग हो गया है सर। प्रत्येक में आप लोग को 75 क्वेश्चन मिलेगा GK GS का, जो कि BRSSC का होगा। अब यहाँ पर एक न्यू प्लेलिस्ट बनेगा और न्यू सीरीज बनेगा। यहाँ पर आज से न्यू पहला वीडियो ये बनेगा। फिर न्यू सीरीज चलेगा जो कि आप लोग के एग्जाम और व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहाँ पर भी वही 75 क्वेश्चन करने वाले हैं GK GS का। बाकी बात आप लोग यहाँ पर जो GK GS देख रहे हैं, आज का क्वेश्चन जो होगा वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है GK GS का। तो इसे आप लोग अच्छी तरीके से कवर करेंगे, कंटिन्यू बने रहेंगे लास्ट तक। और अगर आप लोग लगातार फॉलो कर रहे हैं इस GK GS को जो हम बना रहे हैं क्वेश्चन का, तो आप लोग का बहुत सारा मतलब GK GS का आप लोग कवर करके और कर लिए होंगे। और आप लोग का जो सेट लगाते होंगे अगर कहीं पे, तो देखते होंगे आपका नंबर अच्छा आने लगा होगा। तो ये क्वेश्चन जो है रिपीटेशन होता है, बार बार होता है। और ये क्वेश्चन जो सेट में आपको मिल रहा है, ये क्वेश्चन हो सकता है आप लोग को एग्जाम में आ जाए। तो चलिए हम लोग टाइम बिना गवाए प्रश्न देखना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न है कि वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो ये बताना आप लोग को, जहाँ पर हम पूछा जा रहा है कि निर्यात और आयात के संतुलन को डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, ये जो संतुलित किया जाता है कौन से संतुलन, तो याद रखिए व्यापार संतुलन के रूप में संदर्भित किया जाता है इसको। तो इसको राइट आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापार संतुलन। यह प्रश्न हमारा है कि वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को डैश के रूप में संदर्भित, अर्थात हमारा यहाँ पर आंसर है वो व्यापार संतुलन के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न अपना जाता है यहाँ पर प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 हमारा यहाँ पर है कि तंजावुर का कौन सा मंदिर चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राजा राज ने करवाया था। यहाँ पर राज राजा लिखा गया, आप लोग याद रखिएगा, राज राजा या फिर राजराज प्रथम भी इसको बोला जाता है। तो याद रखिएगा, इसने जो इस मंदिर का निर्माण किया था वो था बृहदेश्वर मंदिर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बृहदेश्वर मंदिर। तो याद रखिएगा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो याद रखिए बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है वो राजराज प्रथम ने किया था, जो कि तंजावुर का मंदिर में चोल वास्तुकला का एक उदाहरण है बृहदेश्वर मंदिर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अपना वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 3। और प्रश्न संख्या 3 में आप लोग को यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि जो हमारा तमिल नववर्ष वो किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिए तमिल नववर्ष जो हमारा है वो किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, बरुसा बिराप्पू। तो तमिल में जो नव वर्ष मनाया जाता है वो हम लोग का क्या है, तो उसको हम लोग जो जानते हैं जिस रूप में, वो हमारा है बरुसा बिराप्पू के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, बरुसा बिराप्पू। और आप लोग याद रखिए तमिल नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है, तो और ये तो हमारा बरोसा बिराप्पू हो गया। और आप लोग याद रखिए तमिल नववर्ष को जो फेस्टिवल मनाया जाता है वो पुथांडु फेस्टिवल मनाया जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, पुथांडु। तमिल के नववर्ष के अवसर पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो पुथांडु त्यौहार मनाया जाता है। और याद रखिए पुथांडु त्यौहार भी कहाँ का हमारा हो जाएगा, वो तमिलनाडु का ही ये त्यौहार है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि पुथांडु त्यौहार जो किस राज्य से संबंधित है। याद रखिएगा ये जो त्यौहार है ये मनाया जाता है कहाँ पर, नववर्ष के अवसर पर कहाँ में, तो याद रखिएगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 हमारा है कि इनमें से कौन सा पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है। तो इनमें से कौन सा पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है, तो याद रखिएगा जो हमारा कर है, टैक्स इसको बोलते हैं इंग्लिश में, ये हमारा पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये जो हिस्सा है ये राजस्व प्राप्ति का हिस्सा है। तो आप लोग याद रखिए कर हमारा जो टैक्स है वो राजस्व प्राप्ति का हिस्सा है, ना कि पूंजी प्राप्ति का हिस्सा है। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 5 हमारा है कि उत्पादन के प्रति यूनिट लागत डैश के नाम से जानी जाती है। तो याद रखिए उत्पादन का जो हमारा प्रति यूनिट लागत है वो औसत लागत के नाम से जाने जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, औसत लागत। नेक्स्ट प्रश्न अपना यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर वहाँ स्थित राज्य की लगभग आधी कपास मिलों के साथ सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है। तो ये जो उभरा है वो शहर है कोयम्बटूर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कोयम्बटूर। और आप लोग याद रखिएगा कोयम्बटूर जो हमारा है इसको हम लोग दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्या है, तो कोयम्बटूर ही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 है कि सत्यजीत रे की कौन सी प्रसिद्ध फिल्म अभिजात जमींदारी जीवन शैली के पतन से संबंधित है। यहाँ पर हमारा 4 ऑप्शन है, पाथेर पंचाली, अपूर्व संसार, चारुलता और जल साधर। याद रखिए ये सभी जो हमारा जो यहाँ पर जितना भी देख रहे हैं आप लोग फिल्म, पाथेर पंचाली हो गया, जल साधर हो गया, अपूर्व संसार हो गया, चारुलता हो गया, ये सभी फिल्म जो है किसका है, तो याद रखिए सत्यजीत रे का ही ये सभी फिल्में हैं।
और ये निर्माण जो किया गया सत्यजीत रे के द्वारा ही किया गया है। बात करें हम लोग यहाँ पर, प्रश्न हमारा है कि प्रसिद्ध फिल्म अभिजात जमींदारी जीवन शैली से पतन से संबंधित कौन सा है, वो हमारा है जल सागर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जल सागर जो हमारा फिल्म है वो किससे संबंधित, अभिजात जमींदारी जीवन शैली के पतन से संबंधित है। और आप लोग याद रखिए जो हमारा जल सागर फिल्म है इसका जो निर्माण किया गया था वो 1958 ईस्वी में किसके द्वारा, सत्यजीत रे के द्वारा ही किया गया था। तो इसे भी आप लोग याद रख लीजिएगा। और हमारा यहाँ पर जो देख रहे हैं चारुलता, ये चारुलता भी फिल्म किसका है, सत्यजीत रे के द्वारा ही निर्मित फिल्म है। और आप लोग याद रखिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर के उपन्यास जो हमारा उपन्यास है वो है नष्ट निरह पर आधारित है। जो आप लोग को पता है कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी है इसका जो एक उपन्यास है नष्ट निरह, इसी पर आधारित जो है हमारा चारुलता क्या है, फिल्म है। और आपको याद है कि रविन्द्रनाथ टैगोर का प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला है कब, तो 1913 ईस्वी में मिला है। ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 8 हमारा यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 है कि पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। याद रखिए पूर्वी तट का सबसे पुराना बंदरगाह जो हमारा है वो है चेन्नई बंदरगाह। और चेन्नई बंदरगाह कहाँ है, आप लोगों को पता है ये तमिलनाडु के तट पे है। याद रखिए तमिलनाडु के तट पे ये चेन्नई बंदरगाह जो ये पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएगा। और आप लोग याद रखिएगा जो हमारा यहाँ पर विशाखापत्तनम बंदरगाह देख रहे हैं, विशाखापत्तनम बंदरगाह जो हमारा है ये सबसे गहरा बंदरगाह, याद रखिएगा प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो विशाखापत्तनम बंदरगाह है। और अगर पूछा जाए कांडला पोर्ट जो हमारा है, कांडला पोर्ट जो हमारा है, मतलब कांडला बंदरगाह जो है हमारा ये एक ज्वारीय बंदरगाह, तो कौन सा बंदरगाह है हमारा, कांडला पोर्ट जो हमारा है वो ज्वारीय बंदरगाह है। और पारादीप बंदरगाह कहाँ है, तो याद रखिए उड़ीसा राज्य के तट पर स्थित हमारा पारादीप बंदरगाह है। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 8 हमारा कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो याद रखिएगा कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो किया था वो अली बंधु के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, अली बंधु। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 10 है कि प्रश्न संख्या 10 में आप लोग को पूछा जा रहा है यहाँ पर कि किस वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री जे.एल. नेहरू द्वारा भारत के पहले नाभिकीय रिएक्टर औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया गया था। ये किया गया था 1957 ईस्वी में, किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और उसका नाम क्या था, तो याद रखिएगा अप्सरा नाम था इसका। क्या नाम था, अप्सरा नाम था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1957 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है अपने यहाँ प्रश्न संख्या 11। और प्रश्न संख्या 11 में पूछा जा रहा है कि एक अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक की वृद्धि शुद्ध निवेश या नई पूंजी निर्माण द्वारा मापी जाती है, जिसे डैश रूप में व्यक्त किया जाता है। तो याद रखिएगा इसे जो है यहाँ पर देख रहे हैं शुद्ध निवेश जो होता है बराबर वो सकल निवेश माइनस मूल ह्रास होता है। तो याद रखिएगा सकल निवेश माइनस मूल ह्रास करेंगे तो हमारा क्या आएगा, शुद्ध निवेश आएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे प्रश्न संख्या 12 हमारा है। प्रश्न संख्या 12 में पूछा जा रहा है कि यूएन के 8वें महासचिव कौन थे। तो याद रखिए यूएन महासभा के जो 8वें हमारा महासचिव थे वो एंटोनियो गुटेरेस थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है यहाँ पर प्रश्न संख्या 13। और प्रश्न संख्या 13 हमारा यहाँ पर है, देखिए तो प्रश्न संख्या 13 में पूछा जा रहा है आप लोगों को कि भारत में 1967 ईस्वी में पहला प्रयोगात्मक उपग्रह दूरसंचार अर्थ स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा ये जो स्थापित किया गया था प्रथम प्रयोगात्मक उपग्रह दूरसंचार स्टेशन जो कि 1967 में स्थापित किया गया था वो अहमदाबाद में किया गया था। और आप लोग को पता है अहमदाबाद कहाँ है, तो ये गुजरात में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, अहमदाबाद गुजरात में जो है इसका किया गया था। और यहाँ पर जो हमारा और देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारा दो प्रयोगशाला है, एक तो हमारा हो गया भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला और अंतरिक्ष उपयोग केंद्र। ये दोनों जो हमारा है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला और अंतरिक्ष उद्योग उपकेंद्र कौन, ये दोनों हमारा कहाँ स्थित, ये दोनों भी हमारा अहमदाबाद में ही स्थित है। कहाँ स्थित है, अहमदाबाद में ही स्थित है। हमारा क्या क्या देख सकते हैं आप लोग, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला और अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, ये दोनों कहाँ स्थित है, अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पे प्रश्न संख्या 14 हमारा है कि यूएन महासभा के उस प्रमुख अंग की पहचान करें जो 1994 ईस्वी में निलंबित हो गया था। तो कौन सा एक अंग है यूएन महासभा का जो कि 1994 ईस्वी में निलंबित कर दिया गया था। याद रखिए वो हमारा जो अंग है वो न्यायशीता परिषद है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्यायशीता परिषद को जो 1994 ईस्वी में निलंबित कर दिया था यूएन महासभा के प्रमुख अंग से, याद रखिएगा। अगला प्रश्न में प्रश्न संख्या 15 हमारा है कि प्रश्न संख्या 15 है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किसे
मशीनों और प्रौद्योगिकी की महिमा मंडन करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया है। किसे मानव समाज का प्रतीक माना गया था, तो याद रखिएगा उस चरखा को माना गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, चरखा। नेक्स्ट प्रश्न पे प्रश्न संख्या 16 है कि 1913 ईस्वी में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय कौन था। अभी जस्ट आप लोग को बताएं, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी है। और इसको जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जो नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 ईस्वी में, किस लिए मिला था, तो याद रखिएगा गीतांजलि के लिए मिला था। किस लिए, गीतांजलि के लिए। अगला प्रश्न पे प्रश्न संख्या 17 हमारा कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो याद रखिएगा जो भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी वो 1953 ईस्वी में किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 1953 ईस्वी में। और आप लोगों को पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम बनने वाला भाषाई राज्य कौन सा है, तो भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है, वो आंध्र प्रदेश ही हमारा है। अगला प्रश्न पे प्रश्न संख्या 18 हमारा है कि प्रश्न संख्या 18 में आप लोग को पूछा जा रहा है कि डैश भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पहली बात्या भट्टी का उद्घाटन राउरकेला स्टील प्लांट शुभारंभ किया गया था। तो कहाँ पर, ये अपने पूछा जा रहा है कब कब, मतलब ये जो हमारा बात्या भट्टी उद्घाटन राउरकेला जो हमारा स्टील प्लांट है, इसका शुभारंभ कब किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। ये हमारा राष्ट्रपति द्वारा, उस टाइम जो राष्ट्रपति था वो कौन थे, ये भी पूछा जा रहा है, पूछा नहीं जा रहा है, ये आप लोग याद रखना है। तो ये जो स्थापना किया गया था राउरकेला स्टील प्लांट का, वो किया गया था 1969 ईस्वी में। और आप लोग याद रखिए किसके मदद से किया गया था, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा जो हमारा राउरकेला स्टील प्लांट जो कि उड़ीसा में स्थित है, ये जर्मनी की मदद से बनाया गया था 1969 ईस्वी में। और इस टाइम जो प्रेसिडेंट था हमारा, जो हमारा राष्ट्रपति था, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। ठीक है, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ही यहाँ पर जो उद्घाटन किया गया था, जो कि जर्मनी और भारत की मदद से बना हुआ है। कहाँ पर, राउरकेला उड़ीसा में बना है 1969 ईस्वी में। सॉरी 1969 नहीं, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 1959 ईस्वी। यहाँ पर मिस्टेक हो रहा था हमको, याद रखिए आप लोग 1959 ईस्वी में स्थापना हुआ है राउरकेला स्टील प्लांट का, ना कि 1969 ईस्वी में। जैसे कि आप लोग को पता है राउरकेला स्टील प्लांट जो है, इसका स्थापना जो है वो किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, ये भी पूछा जाता है। याद रखिएगा इसका स्थापना जो हुआ है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है वो कब से कब तक, आप याद रखिएगा उसका कार्यकाल 56 से लेकर 61 तक है। 1956 से लेकर 1961 तक कार्यकाल किसका है, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 1959 हम लोग बोल रहे हैं, तो 1959 ही सही होगा, ना कि 1969 होगा, क्योंकि ये 1969 तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना से बाहर हो रहा है। ये हमारा ऐसे भी आंसर नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1959 ईस्वी में स्थापना हुआ था। यहाँ पर बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ध्यान नहीं दिए थे, इसे आप लोग याद रखिएगा। और आप लोग को बता दूं कि जो हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में और सब जो प्लांट का स्थापना हुआ था वो उसमें हमारा आ जाता है। जैसे कि ये हमारा हो गया, ये याद रखिए भिलाई जो छत्तीसगढ़ में होगा, ये रूस की मदद से बनाया गया। और हमारा दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल में, ये बनाया गया था ब्रिटेन की मदद से। ये दोनों भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था। लेकिन बात करें हमारा जो हमारा बोकारो जो कि झारखंड में है, ये तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसका निर्माण किया गया था। और किसके मदद से, याद रखिएगा रूस के मदद से। ठीक है, तो आप लोग को बता दिया हूँ कि जो हमारा यहाँ पर क्या क्या बताया, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो हमारा भिलाई हो गया छत्तीसगढ़ में और बोकारो हो गया, ये दोनों रूस के मदद से। लेकिन जो अभी जस्ट पर हम राउरकेला है, ये कहाँ पर, उड़ीसा में, ये जर्मनी के मदद से। अगर बात करें हम लोग यहाँ पर दुर्गापुर पर है जो कि कलकत्ता में स्थित है, वो किसके मदद से, तो ब्रिटेन के मदद से। इतना आप लोग को याद रखिएगा। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 19 हमारा है कि शेड्स ऑफ सेफ्रॉन, तो शेड्स ऑफ सेफ्रॉन जो हमारा पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखिएगा शेड्स ऑफ सेफ्रॉन पुस्तक लिखा गया है साबा नकवी के द्वारा। किसके द्वारा, साबा नकवी के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। और इसका एक पुस्तक है पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़, तो याद रखिएगा पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ पुस्तक भी किसका है, तो वो साबा नकवी का ही है। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 20 है कि भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान कब शुरू किया गया था, तो याद रखिएगा भारत का जो 100वां अंतरिक्ष अभियान शुरू किया गया था वो सितंबर 2012 ईस्वी में किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएगा सितंबर 2012 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाता है प्रश्न संख्या 21। और प्रश्न संख्या 21 में पूछा जा रहा है कि लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो याद रखिए जो लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, आप लोग को पता है कि कांग्रेस की तरफ से किसने किया था, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो एकमात्र जो हमारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है, इसी में महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था। और इसने क्या किया था, कांग्रेस के प्रतिनिधित्व किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महात्मा गांधी।
नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 22 हमारा प्रश्न संख्या 22 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय खदान दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक है। तो ये हमारा जो है वह है तुम्मालापल्ली खदान। तो तुम्मालापल्ली जो है एक यूरेनियम का खदान है और ये कहाँ स्थित है, याद रखिए आंध्र प्रदेश में स्थित है। और जादूगोड़ा हमारा झारखंड में स्थित है, ये भी हमारा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन वही हो जाएगा तुम्मालापल्ली खदान, जो ये दुनिया में सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक हमारा है। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 23 है कि प्रश्न संख्या 23 में पूछा जा रहा है कि एक अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन को क्या कहा जाता है। तो याद रखिए एक अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन को हम लोग जानते हैं विशालांध्र आंदोलन के नाम से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा विशालांध्र आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 है कि औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी। तो याद रखिएगा औपनिवेशिक शासन का स्थापना जो सबसे पहले हुआ था वो बंगाल में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न पर और बंगाल में आप लोग को जैसे पता है कि जो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में, तो उसके तहत जो जस्ट बंगाल प्लासी कहाँ है बंगाल में ही, तो बंगाल में ही वहाँ पर उसके बाद जो है अंग्रेज ने औपनिवेशिक शासन की स्थापना किया, बंगाल से ही स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 25 हमारा है कि भारत के राजनीतिक शब्दावली में आया राम गया राम के अभिव्यक्ति किसकी व्याख्या के लिए लोकप्रिय है। तो याद रखिएगा आया राम और गया राम ये जो कहा गया है ये जो इसका कथन यहाँ पर इसलिए जिक्र किया गया है। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि आजकल के दिन में क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग या फिर जो भी नेता लोग अगर वो क्या करते हैं कि बार बार अपना पार्टी चेंज करते रहते, तो मतलब इस पार्टी में मिला फिर छोड़ दिया, इस पार्टी में मिला फिर छोड़ दिया, तो इसी को बोलते हैं हम लोग आया राम गया राम। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमारे ही बिहार के जो मुख्यमंत्री जी है वो बार बार क्या कर रहे हैं अपना पार्टी बदल रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं आया राम गया राम। तो वही चीज़ यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो ये जो आया राम गया राम अभिव्यक्ति किया गया है ये इसलिए लोकप्रिय, ये गया किस लिए लोकप्रिय याद रखिए ये गया लाल के लिए लोकप्रिय। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और गया लाल ने क्या किया था, ये विधायक जो है पद पे था गया लाल जी, इसने क्या किया था एक ही दिन में 3 पार्टी चेंज कर लिया था। क्या किया था एक ही दिन में 3 पार्टी का चेंज कर लिया था, किसने, गया लाल जो कि विधायक था। तो इसीलिए इसके लिए लोकप्रिय हमारा जो है आया राम गया राम किसके लिए लोकप्रिय है, याद रखिए गया लाल के लिए। ये क्या था विधायक जी थे और ये एक दिन में 3 बार पार्टी चेंज किए हुए थे। और आप लोग को पता है दल बदल जो हमारा है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, याद रखिएगा 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। कौन सा अनुसूची में, तो ये 10वां अनुसूची में है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 26 है कि अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था। तो याद रखिएगा जो हमारा अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था उस टाइम वर्धमान का जो राजा था वो तेज चंद जी थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा तेज चंद। और आप लोग याद रखिएगा सर्वप्रथम जो अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था वो तेज चंद जी ही ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। तो सर्वप्रथम अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था किसने, तेज चंद जी ने। कहाँ पर, तो वर्धमान में। इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग 26 नंबर तक प्रश्न कर लिए। नेक्स्ट प्रश्न को और बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ जाते हैं यहाँ पर प्रश्न संख्या 27। और प्रश्न संख्या 27 हमारा यहाँ पर है कि कोरोमंडल तट निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्यों का क्षेत्र है। तो याद रखिएगा हमारा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र जो हमारा है वो कोरोमंडल तट है। और मालाबार तट हमारा केरल के पास है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पर प्रश्न संख्या 28 है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रावधान किया गया था। तो याद रखिए भारत शासन अधिनियम 1935 हम लोग बोलते हैं अपने भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट बोलते हैं। और इसमें जो प्रावधान किया गया था वो प्रांतीय स्वायत्ता का प्रावधान किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा प्रांतीय स्वायत्ता। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 29 है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का बाहरी निरीक्षण निकाय है। तो ये हमारा जो बाहरी निरीक्षण निकाय है वो कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा जो हमारा बाहरी निरीक्षण निकाय है वो है हमारा संयुक्त निरीक्षण निकाय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संयुक्त निरीक्षण निकाय जो हमारा है ये एक संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का एक बाहरी निरीक्षण निकाय है। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ आ जाता है प्रश्न संख्या 30 है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया था। तो याद रखिए जो कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था इसमें आयोजन किया गया था कनिष्क के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और चौथा बौद्ध संगति आप लोग ये भी याद रखिए कहाँ हुआ था, कश्मीर में हुआ था। और इसका जो राजा था उस टाइम कनिष्क था। और प्रथम बौद्ध संगति की बात करें, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था आप लोग याद रखिएगा। प्रथम बौद्ध संगति हुआ था राजगिरी में, द्वितीय हुआ था वैशाली में,
तीसरा बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुआ था, ये भी आप लोग याद रख लीजिए। और प्रथम जो बौद्ध संगति हुआ था राजगिरी में, उस टाइम जो शासक था वो कौन था, तो याद रखिएगा अजात शत्रु थे। कौन थे, अजात शत्रु था। और द्वितीय जो हमारा बौद्ध संगति हुआ पाटलिपुत्र में, उस टाइम कौन थे, तो याद रखिएगा उस टाइम थे कालाशोक। तब याद रखिएगा उस टाइम कौन थे, कालाशोक थे। और तृतीय बौद्ध संगति जो कि पाटलिपुत्र में हुआ था, उस टाइम शासक कौन थे, अशोक था। तो ये चारों आप लोग बौद्ध संगति जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 31 हमारा है कि निम्न पहाड़ियों में से किसकी पश्चिमी सीमा पर भारतीय रेगिस्तान है। तो याद रखिएगा पश्चिमी सीमा पर भारतीय रेगिस्तान जो है वो अरावली पहाड़ियों के। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, अरावली पहाड़ी के पश्चिमी सीमा पर क्या है, तो भारतीय रेगिस्तान है। और कौन सा रेगिस्तान आप लोग पता है, राजस्थान में जो स्थित है वो थार रेगिस्तान है, जो कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। नेक्स्ट प्रश्न पे प्रश्न संख्या 32 है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा 21 जून को इस रूप में मनाती है। तो आप लोग पता है 21 जून को किस दिवस के रूप में मनाते हैं, तो वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 33 हमारा है कि प्रश्न संख्या 33 में पूछा जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 34 और इसमें आप लोग पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा शीत मरुस्थल है। तो याद रखिएगा शीत मरुस्थल जो हमारा है वो हमारा पेंटागोनियन है। पेंटागोनियन का आप लोग याद रखिएगा, पेंटागोनियन मरुस्थल जो ये अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है, यह शीत मरुस्थल है। और आप लोग याद रखिएगा ये विश्व का जो है 5वां शीत मरुस्थल सबसे बड़ा है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, पेंटागोनियन एक शीत मरुस्थल है। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 35 है। प्रश्न संख्या 35 में हम लोग पूछा जा रहा है कि गरीबी हटाओ किस राजनीतिक नेता का नारा था। तो याद रखिए गरीबी हटाओ जो किसने नारा दिया था, याद रखिएगा इंदिरा गांधी ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और गरीबी उन्मूलन आप लोग पूछता है किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का जो हमारा क्या कहते हैं उद्देश्य है, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन। तो याद रखिएगा पंचमी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो पंचमी पंचवर्षीय योजना का ही उद्देश्य क्या था, गरीबी उन्मूलन से। और अगर छठी की बात करें तो उसमें भी गरीबी उन्मूलन था और उसमें रोजगार में वृद्धि भी था। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 36 है कि पोंगल बर्ड काउंट जो है वो निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है। याद रखिए ऐसे भी आप लोग को पता है पोंगल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। ये पोंगल बर्ड काउंट भी तमिलनाडु से ही संबंधित है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा तमिलनाडु। अगर पूछा जाए अट्टुकल पोंगल कहाँ का फेस्टिवल है, याद रखिए केरल का। सिर्फ पोंगल पूछा जाएगा तमिलनाडु, लेकिन अट्टुकल पोंगल पूछा गया तो वो केरल मारिएगा। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 37 है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स कब लागू किया गया था। ये लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 ईस्वी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 जुलाई 2017 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 38 हमारा है कि एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है। याद रखिएगा एलिफेंटा की गुफाएं जो स्थित है वो घारपुरी द्वीप पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घारपुरी द्वीप पर स्थित है हमारा एलिफेंटा द्वीप, एलिफेंटा की गुफाएं। और आप लोग याद रखें इस घारपुरी द्वीप को जो है एलिफेंटा के नाम से सर्वप्रथम किसने पुकारा था। तो याद रखिएगा पुर्तगालियों ने ही ये नाम दिया था एलिफेंटा। किसका नाम है, तो घारपुरी द्वीप जो हमारा है इसको सर्वप्रथम एलिफेंटा के नाम से पुर्तगालियों के द्वारा ही पुकारा गया था। इसी ये पुर्तगालियों के द्वारा दिया गया नाम है हमारा एलिफेंटा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा जाता है प्रश्न संख्या 39। और प्रश्न संख्या 39 में आप लोग को पूछा जा रहा है कि भारत में वाणिज्यिक बैंकों का डैश और संबंध गतिविधियों के लिए ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सा है। याद रखिएगा भारत में वाणिज्यिक बैंकों का कृषि और संबंध गतिविधियों के लिए वितरण में सबसे अधिक हिस्सा है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा कृषि। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 40 की गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी कहा था। याद रखिएगा जो चेरी कहा था गवर्नर जनरल ने वो अवध साम्राज्य को कहा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा अवध साम्राज्य। और आप लोग याद रखिएगा जिस टाइम अवध को मिलाया गया था गवर्नर जनरल जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इसको जो अपने साम्राज्य में मिलाया गया था, तो उस टाइम जो वहाँ के शासक थे वो वाजिद अली शाह था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। और उस समय जो वहाँ का राजा था वो वाजिद अली शाह था, इसी से जो है क्या किया गया था, हड़प लिया गया था अवध साम्राज्य को। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 41 हमारा है कि 1974 ईस्वी में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था। तो याद रखिएगा 1974 ईस्वी में जो रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किया था वो जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 42 है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा घोषित दक्षिण भारत में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सूची में कौन सा राज्य सबसे आगे है। तो याद रखिएगा, जो हमारा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सूची में जो सबसे आगे राज्य है वो कौन सा राज्य है, तो आप लोग याद रखिए वो हमारा राज्य है कौन सा। तो आप लोग को पता है सबसे ज़्यादा जो है, सबसे ज़्यादा कहाँ ये स्मारक स्मारक सब, तो आप लोग याद रखिए ये सबसे ज़्यादा स्मारक वगैरह है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो हमारा दक्षिण भारत का जो राष्ट्रीय महत्व स्मारकों सूची में सबसे आगे राज्य है वो कर्नाटक ही राज्य हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 43 है कि निम्नलिखित में से लंदन में सबसे पहले गोलमेज सम्मेलन शामिल नहीं हुआ था। तो जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में, इसमें कौन शामिल नहीं हुआ था। आप लोग को पता है जो महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से पहली बार द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया था और एकमात्र बार लिया था। इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ। इसके लिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बाकी बात भारतीय राजकुमार हो गया, हिंदू महासभा हो गया, मुस्लिम लीग हो गया, ये सभी जो है भारतीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शामिल नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। प्रश्न संख्या 44 में आप लोग को पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है। याद रखिएगा जो हमारा माजुली है वो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्रा। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 45 है कि किस प्रकार के मिट्टी दक्कन के पठार के अधिकांश भाग को कवर करता है। याद रखिए दक्कन के पठार का जो अधिकांश भाग को कवर करता है वो काली मिट्टी कवर करता है। और काली मिट्टी में जो हमारा किस चीज़ का फसल सबसे ज़्यादा होता है, तो याद रखिएगा वो कपास का खेती किया जाता है काली मिट्टी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 46 है कि प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और अवशेष अधिनियम 1958 के अनुसार कोई भी संरचना, मूर्तिकला, शिलालेख आदि जो कम से कम 10 वर्षों में अस्तित्व में है प्राचीन कहलाते हैं। तो याद रखिएगा वो कम से कम 100 वर्षों से अस्तित्व में होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है यहाँ पर प्रश्न संख्या 47। प्रश्न संख्या 47 में लोग पूछा जा रहा है कि एशियाई विकास बैंक जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एडीबी, इसका मुख्यालय कहाँ है। तो याद रखिए इसका जो मुख्यालय है वो मनीला है। और मनीला कहाँ है, फिलीपींस में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मनीला फिलीपींस में मुख्यालय किसका, एडीबी का। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 48 है कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। इसका धारणा कहाँ से लिया गया। तो क्यों ऊँट का रेगिस्तान, जो हमारा ऊँट है उसको रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऊँटों का उपयोग जो रेगिस्तान में परिवहन के लिए किया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 49 हमारा है कि उस मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध के दौरान इस्तीफा दे दिया था। तो वो कौन सा मंत्री है जिसने 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध के दौरान क्या कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था। वो मंत्री हमारा था वीके कृष्ण मेनन। इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा। वीके कृष्ण मेनन ने, जो कि एक रक्षा मंत्री था, उस टाइम इन्होंने क्या किया था, इस्तीफा दे दिया था 1962 में जब भारत चीन की युद्ध हुआ था बीच में। तो वीके कृष्ण मेनन ने क्या कर दिया था, वो इस्तीफा दे दिया था। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 50 है और ये जो हमारा 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था वो क्यों हुआ था। आप लोग बता दूं कि जो 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था इसका कारण था जो कि दलाई लामा है, तिब्बत से संबंधित है। आप लोग बताए दलाई लामा को भारत में शरण दिया गया था, इसी के लिए भारत चीन के बीच युद्ध हुआ था। ये इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 50 हमारा कि प्रसिद्ध संगाई उत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित किया जाता है। याद रखिएगा ये हमारा वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव है संगाई उत्सव, वो किस राज्य में मनाया जाता है। याद रखिएगा जो हमारा संगाई उत्सव वो मनाया जाता है मणिपुर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मणिपुर में जो हमारा है वो कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, संगाई महोत्सव मनाया जाता है। और याद रखिए मेघालय में जो हमारा गारो, खासी, जयंता ये सभी पहाड़ी कहाँ स्थित है, मेघालय राज्य में स्थित है। खारसी फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो खारसी फेस्टिवल त्रिपुरा में हो गया। और हॉर्नबिल फेस्टिवल जिसको हम लोग बोलते हैं फेस्टिवल का फेस्टिवल, साथ त्योहारों का त्यौहार बोलते हैं हम लोग हॉर्नबिल फेस्टिवल को, और ये कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है। तो हमारा यहाँ पर जीके वाला पोर्शन खत्म हो गया है 50 क्वेश्चन। अब हम लोग साइंस की ओर बढ़ेंगे। तो साइंस का 25 क्वेश्चन करना है, इसे भी आप लोग अच्छी तरीके से कवर करिएगा। यहाँ पर 51 नंबर प्रश्न हमारा जाता है कि सूचनाओं का संचय न्यूरॉन के किस भाग में होता है। तो सूचनाओं का संचय जो होता है वो डेंड्राइट्स में होता है। डेंड्राइट्स को हिंदी में दुर्मांस में बोला जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दुर्मांस। और एक्सॉन जो हमारे इसको हिंदी में अक्षतंतु बोला गया है।
तो याद रखिएगा, डेंड्राइट्स को ही द्रुमास में कहते हैं हिंदू में, और एक्सॉन को ही अक्षतंतु कहते हैं। तो न्यूरॉन के जो हमारा द्रुमास भाग है वहाँ पर सूचनाओं का संचय होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 52 है कि कुछ जीवन कुछ जीव कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त सरल खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं। इन जीवों को किस नाम से जाना जाता है? इसे हम लोग स्वपोषी के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, स्वपोषी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 53 हमारा है कि पौधों द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? जैसे ही प्रोटीन का बात है आप लोग याद रखिएगा वो नाइट्रोजन आ जाएगा। तो नाइट्रोजन आवश्यक तत्व का ही उपयोग किया जाता है, किस लिए? पौधों द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण के लिए। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 54 है कि फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचना को क्या कहते हैं? तो याद रखिए, फूलों के अंडाशय के अंदर जो छोटे मनके जैसी संरचना होता है उसे हम लोग बीजाणु कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बीजाणु। नेक्स्ट प्रश्न आ जाते हैं यहाँ पर प्रश्न संख्या 55, और प्रश्न संख्या 55 आप लोग पूछा जा रहा है कि समान परिस्थितियों में अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य कौन करता है? तो ये कार्य करता है बलगम, म्यूकस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा, बलगम का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है अंदरूनी, जो हमारा पेट की अंदरूनी परत है उसको बचाने का कार्य करता है, किससे? तो अम्ल की अभिक्रिया से। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 56 हमारा है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में लिफो LIFO का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखिएगा, जो हमारा लिफो है इसका फुल फॉर्म जो है वो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट जो वो किसका क्या है, किसका फुल फॉर्म है? तो याद रखिए लिफो का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है 57वां प्रश्न। 57वां प्रश्न हमारा है कि इनमें से कौन से कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? तो हमारा जो देख रहे हैं इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में IQ, ये हमारा जो है कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। इंटेलिजेंस IQ की बात करें तो ये सिर्फ मनुष्य में ही संभव होता है IQ लेवल का। तो IQ लेवल का संबंध किससे? सिर्फ मनुष्य से, न कि कंप्यूटर वगैरह से, इसलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, IQ। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है अपना यहाँ पर प्रश्न संख्या 58, और प्रश्न संख्या 58 हमारा यहाँ पर है कि विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित क्या कहलाता है? याद रखिएगा, जो हमारा विद्युत फ्यूज है ये विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर ही या फिर ऊष्मीय प्रभाव पर ही आधारित है। और आप लोग याद रखिएगा, जो फ्यूज हमारा बनता है किसके द्वारा? तो वो सीसा टिन के मिश्रण से ही बनता है, Pb+ के द्वारा हमारा फ्यूज बनता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 59 है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने चंद्र अन्वेषण मिशन चंद्रयान-2 के लिए किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया था? तो याद रखिएगा, चंद्रयान-2 के लिए जो हमारा प्रक्षेपण यान का उपयोग किया था उसका नाम है GSLV MK3। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, GSLV MK3 का प्रयोग किया था चंद्रयान-2 के प्रक्षेपण के लिए। और आप लोग याद रखिएगा, चंद्रयान-3 जब जस्ट लॉन्च किया गया था वो किस यान से प्रक्षेपण किया गया था? प्रक्षेपण यान का नाम जो है वो है LBM-3M4। कौन सा? याद रखिएगा, LBM-3M4 का यूज किया गया था। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या हमारा 60 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ऊतक है जो पौधे में जल को उसकी जड़ों से उसकी पत्तियों तक पहुंचाता है? तो जल को उसकी जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है जाइलम। लेकिन पूछा जाए भोजन वगैरह खनिज को जो कौन पहुंचाता है वो फ्लोएम पहुंचाता है, लेकिन जल को जाइलम, जो से जाइलम। और यहाँ पर जाइलम में देखिए जल की तरह लग रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 61 है कि भोजन के पाचन में क्या मदद करता है? याद रखिएगा, भोजन के पाचन में जो मदद करता है वो कौन मदद करता है? याद रखिए, हमारा लार मदद करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, लार। और नेक्स्ट प्रश्न आप आ जाते हैं प्रश्न संख्या 62, और प्रश्न संख्या 62 में आप लोग को पूछा जा रहा है कि टेलीफोन के संदर्भ में ADSL का पूर्ण रूप क्या होता है? याद रखिएगा, ADSL का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्या होता है ADSL का फुल फॉर्म? याद रखिएगा, एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 63 है कि निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो याद रखिएगा, हमारा जो यहाँ पर देख रहे हैं नॉर्टन एक हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा नॉर्टन। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 64 हमारा है कि
इंटरनेट तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है? तो याद रखिए, इंटरनेट पहुंचने के लिए हमारा जो आवश्यकता होता है वो आईपी एड्रेस का, यूनिक आईपी एड्रेस का आवश्यकता होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा यूनिक आईपी एड्रेस। अगला प्रश्न यहाँ पे प्रश्न संख्या 65 है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु मौजूद होते हैं? तो याद रखिएगा, हमारा ओजोन का सूत्र जो होता है वो O3 होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ओजोन के जो हमारा O3 में देख रहे हैं ओजोन का हमारा 3 अणु जो है वो स्थित है, 3 परमाणु स्थित हैं O का, ऑक्सीजन का। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ये हो जाएगा 3 कि ओजोन के में जो एक अणु है, ओजोन हमारा ये हमारा अणु हो गया एक, इसमें जो कितना ऑक्सीजन का परमाणु है, याद रखिएगा 3 परमाणु है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 66 है कि तापमान में डैश डिग्री वृद्धि के साथ प्रतिक्रिया दर स्थिरांक दोगुनी हो जाती है। याद रखिएगा, अगर तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस जो हमारा वृद्धि होगा तो जो प्रतिक्रिया स्थिरांक होगा वो दोगुनी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न पे प्रश्न का 67 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो हमारा है निम्नलिखित में मतलब मद्दों को सर्वोत्तम रूप से वर्गीकृत करता है? तो हमारा अल्टीमीटर, बैरोमीटर, डायनोमीटर हो गया, थर्मोमीटर, ये सभी हमारा क्या होती है? सभी मापने का यंत्र है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मापने का यंत्र। नेक्स्ट प्रश्न पे प्रश्न का 68 है कि उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा एक कोशिका स्वयं को दो भागों में विभाजित कर सकता है। तो दो भागों में विभाजित करते उसे हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिजन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा बाइनरी फिजन, या हिंदी में बोलते हैं बाइनरी विखंडन। अगला प्रश्न पे प्रश्न संख्या 69 है हमारा कि इसरो द्वारा लॉन्च किए गए उस उपग्रह का नाम क्या है जो मछुआरों को खराब मौसम और ऊंची लहरों के बारे में सतर्क संदेश देता है, और जब वे अंतर्देशीय समुद्री सीमा के रेखा के पास जाते हैं तो इन्हें सावधान करता है? तो वो हमारा है IRNSS-1A है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तो ये हमारा बहुत अच्छा उपग्रह है जिससे कि क्या करता है, मछुआरों को हेल्प मिलता है। तो ये हमारा क्या हो गया IRNSS-1A। अगला प्रश्न प्रश्न का 70 है कि निम्नलिखित में से कौन नोबल गैस है? नोबल गैस हम लोग अक्रिय गैस को बोलते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार देखें तो हमारा आर्गन एक अक्रिय गैस है। इसका राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएगा आर्गन। और आप लोग पूछा जाए कि वातावरण में प्रचुर मात्रा में कौन सा अक्रिय गैस पाया जाता है? तो याद रखें आर्गन ही पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा यहाँ प्रश्न का 71 है कि MS ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट तौर पर कितनी सीट से शामिल होता है? तो याद रखिएगा इसमें टोटल 3 सीट शामिल होता है डिफ़ॉल्ट के रूप में। अगला प्रश्न पे प्रश्न संख्या 72 हमारा कि प्रश्न संख्या 72 है कि ब्लूटूथ के आविष्कारकर्ता का नाम क्या है? तो याद रखिए ब्लूटूथ के आविष्कारकर्ता का नाम जो है वो जाप हटसन है, और इसका आविष्कार जो किया गया था वो 1994 ईस्वी में किया गया था। याद रखिएगा ब्लूटूथ का आविष्कार जाप हटसन के द्वारा 1994 ईस्वी में किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 73 है कि निम्न में से कौन सा गैर संक्रामक रोग का उदाहरण है? तो याद रखिए उच्च रक्तचाप जो हमारा हाई ब्लड प्रेशर, ये एक गैर संक्रामक रोग का उदाहरण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उच्च रक्तचाप। नेक्स्ट प्रश्न पे प्रश्न संख्या 74 है कि निम्नलिखित में से किसमें CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है? तो याद रखिएगा जो हमारा प्रशीतक होता है इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये क्या करता है? तो ओजोन परत को हानि पहुंचाता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 75 और ये हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। तो यहाँ पर हमारा है कि वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो कुछ स्टेशन के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में संग्रहित होता है वह कहलाती है? तो वो क्या कहलाती है? याद रखिए वो कुकी कहलाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा कुकी। तो इस प्रकार यहाँ पर हम लोग टोटल 75 क्वेश्चन कर लिए। 50 हो गया जीके का और 25 हमारा साइंस का क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पर 75 क्वेश्चन किया, और आप लोग को पता है कि 50 इसमें जीके 50 जो है इधर रीजनिंग रहता है और 25 मैथ रहता है। टोटल 150 क्वेश्चन रहता है, 75 75 150 होता है। तो यहाँ पर सिर्फ जीके जस्ट कर रहे हैं। के बाद आप लोग अगर चाहते हैं मैथ रीजनिंग भी बनाए तो उसका PDF आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको टोटल PDF मिल जाएगा, और जितना भी अब तक वीडियो बनाया हूँ सबका PDF और वीडियो मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग ये हेल्पफुल होता होगा वीडियो। तो आशा करते हैं आप लोग ये वीडियो भी अच्छा लगा, ये क्वेश्चन में यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट था वो अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लगातार आप लोग तैयारी करते रहिए, मैथ रीजनिंग का भी सेट लगाते रहिए। कि जितना कोशिश कीजिए कम समय में मैथ रीजनिंग का बनाने का कोशिश कीजिए, और ट्रिक वगैरह अगर मैथ में हो रहा है तो उसको ज़्यादातर उसे भी आप लोग ट्रिक के द्वारा ही कवर करें, ताकि कम समय आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके। क्योंकि आप लोग को पता है कंपटीशन में खोजता है कम टाइम। अगर आप लोग लॉन्ग टाइम ले रहे हैं तो आप लोग को
हो सकता है बहुत सारा क्वेश्चन छूट जाए। अगर आप लोग कम टाइम में सोल्व कर रहे हैं मैथ रीजनिंग तो आप लोग के लिए क्या होता है, बहुत अच्छा रहता है, बेहतर रहता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि जो भी आप लोग मैथ रीजनिंग सीख रहे हैं उसको कम से कम टाइम में बनाने का कोशिश करें। अगर मैथ भी सीख रहे हैं तो उसको आप लोग लॉन्ग मेथड से ना सीख कर शॉर्ट मेथड में बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।